चलिए दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार है और आज हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो मैंने पूरा कर लिया है, अभी बारी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की। तो काफ़ी समय हो गया, लोगों का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है मेरे वीडियो के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी कोशिश जारी रखूँगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब चीज़ें। तो पहली चीज़ें देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या अप्लीकेबल होता है और क्या नहीं होता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक्स का फार्मूला निकालने का। फिर उसके बाद कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये बताता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है, यानी कि बची हुई इन्वेंट्री को कैसे निकालना है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल भी लेंगे साथ में, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या अप्लीकेबल होता है इसका, ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है क्लोजिंग स्टॉक को निकालना। ठीक है, तो इन्वेंट्री हैव सेल्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कौन से अप्लीकेबल होते हैं? जो बिजनेस के ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए अप्लीकेबल है, जैसे फिनिश गुड्स। ठीक है, तो विच इज़ यूज टू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्शंस के लिए उपलब्ध है। उसके बाद टू कंज्यूम इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस, कॉन्ज्यूमेबल एंड लूज टूल्स। ठीक है, जो कॉन्ज्यूमेबल और लूज टूल्स है वो भी इन्वेंट्री कहलाएंगे। तो कुछ चीज़ें नॉट अप्लीकेबल भी होती है, तो उस पर भी हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वर्किंग प्रोग्रेस अराइज अंडर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती है वो AS7 में जाती है। ठीक है, जो जैसे बिल्डिंग बना के हमने आधा छोड़ दिया है, तो वो तो फिनिश गुड नहीं होगा ना, तो वो तो इन्वेंट्री नहीं कहलाएगा ना, तो इसलिए हम उसको AS7 में ट्रांसफ़र वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है वर्किंग प्रोग्रेस अराइज सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि मेरा मेरा मैं एक सर्विस देता हूँ। ठीक है, किसी चीज़ की, अगर मैंने इसको आधी अधूरी जोड़ दी, तो जैसे मैं कुछ सर्विस दे रहा हूँ, जैसे मेरा BPO है, या फिर मेरा कोई कुछ सर्विस देने का है, चीज़ें हैं, तो वो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, यानी पूरा नहीं करता हूँ, बीच में छोड़ देता हूँ, तो वो भी वर्किंग प्रोग्रेस नहीं, यानी कि इन्वेंट्री में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जैसे कि, तो उसके बाद प्रोसीजर्स इन्वेंट्रीज लाइक लाइव स्टॉक्स, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, या फिर मिनरल ऑयल्स और गैसेस, ये सब NRV के बेसिस पे ही कैलकुलेट होती है। तो मैं NRV के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इट्स इंक्लूड इन्वेंट्री वैल्यूड एट कॉस्ट और इन्वेंट्री विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक्स बेसिकली ये इस बात पे तय होता है कि कॉस्ट या फिर इन्वेंट्री विच एवर इज़ लोअर, या फिर कौन सा कम है, उसके बेसिस पे ही क्लोजिंग स्टॉक डिसाइड होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ परचेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेस कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ परचेस निकालेंगे परचेस प्राइस प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस फ्राइट इनवर्ड्स प्लस डायरेक्ट रेट टू द प्रोडक्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। इससे हमको हमारा परचेस प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ परचेस आप इसे एक बार सुन लीजिए, परचेस प्राइस प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फ्राइट इनवर्ड्स, डायरेक्ट रेट टू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेस रिबेट्स और टैक्सेस, इनडायरेक्ट जैसे ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ये सब लेस कर दीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंपेरिजन जैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्ट ओवरहेड। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड, इसको दो स्लाइड में कर दीजिए। फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि फिक्स्ड ओवरहेड, तो कभी जैसे मैं एक समझाता हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमेशा एक सिमिलर रहेगा। ठीक है, वेरिएबल्स हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो एक बात समझिए। ठीक है, तो मेरा 8,000 का एक, और मेरा मंथली 8,000 का एक
यूनिट बनाने का टारगेट है, ठीक है। तो वही कंपनी वही कैपेसिटी की एक और कंपनी अलग है, जैसे वो 10,000 बना रही है, ठीक है। उसका भी फिक्स्ड कॉस्ट लगभग सेम है, ठीक है, पूरा एकदम सेम है। वो भी 10,000 बना रही है उसी कैपेसिटी के अंदर। मेरी भी कैपेसिटी 10,000 है, लेकिन मैं 8,000 बना रहा हूँ। तो गलती किसकी है? मेरी। अगर मैं 10,000 बनाऊँगा तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कम हो जाएगा ना। तो वही बात इसमें बताइए। तो एक्चुअल कॉस्ट अगर ज़्यादा है, नॉर्मल कॉस्ट है, तो ऑब्जॉर्व बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है नॉर्मल कॉस्ट से, तो बेस्ड ऑन नॉर्मल कॉस्ट। ऑब्जॉर्व बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। वेरिएबल ओवरहेड को हमेशा एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से ही लेना चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा तो ज़्यादा आएगा ना, ऐसे। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी एस्टेन इन फॉलोइंग मैनर्स। अब हम इसको कैसे निकालें? अब जैसे कि आपने एक चेयर की दुकान पे गए, ठीक है, आपने 4 चेयर की, हम उसको वेटेड एवरेज मेथड में या फिर एवरेज मेथड में निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई, एक फीफो या फिर एवरेज मेथड में, वेटेड एवरेज मेथड में, ये 2 ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं चेयर लेने गए। लेकिन अगर मैं मोबाइल लेता हूँ, चार्जर लेता हूँ, प्लस कुर्सी लेता हूँ, प्लस बुक्स लेता हूँ, तो इनको तो मैं फीफो या फिर वेटेड एवरेज में निकाल नहीं सकता ना। तो उनके लिए अलग प्राइस रहेगा, ठीक है, अलग अलग स्पेसिफाइड रहेगा। एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम फीफो या फिर वेटेड एवरेज मेथड निकाल सकते हैं। फॉलोइंग शुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोस्ट स्टोरेज कॉस्ट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, बोरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री। अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। फिर स्टोरेज कॉस्ट, अगर जैसे कि हमको फ्रिज की आइटम स्टोरेज करनी ही पड़ती है तो उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्किंग प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स, इसको तीनों को अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, ये फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्किंग प्रोग्रेस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो आपने देख लिया होगा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीटेड माइनस सेलिंग प्राइस। नो नीड ऑफ सीधा डायरेक्ट एनआरवी ले सकते हैं रॉ मटेरियल के हिसाब में, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हैं, ठीक है, बहुत हो गया रट्टा मारना, दिमाग ख़राब होता है मेरा। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, कितना सेलिंग प्राइस एक्सपेक्ट करते हो आप, माइनस सेलिंग कॉस्ट से लेस कर दीजिए, कितना सेलिंग कॉस्ट होगा, तो ये इसका एनआरवी निकल जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का कितना एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं और फिनिश्ड गुड्स, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट, कितना कंप्लीट करने के लिए कॉस्ट लगेगा, माइनस सेलिंग प्राइस, बस। और रॉ मटेरियल के लिए आपको पता ही है, कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, सीधा डायरेक्ट एनआरवी निकाल सकते हैं हम। तो डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो बात करते हैं सीधी कि ये क्यों ज़रूरी है हमको बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट के साथ में हमको क्या क्या रखना होगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ की है, क्यों की है, किस लिए की है, ठीक है। फॉर्मेशंस ऑफ मेथड यूज़, कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं, टोटल इन्वेंट्री अमाउंट, कितनी टोटल इन्वेंट्री अमाउंट है, ये सब हमें डिस्क्लोज करना होगा लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों प्रोसेस के हिसाब से अगर चले तो मैंने पहले ही बताया, मैंने आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या, इन्वेंट्री निकालना, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ें एप्लीकेबल है क्या नहीं है, ठीक है, ओके। तो चौथा है कॉस्ट ऑफ परचेस और वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो पांचवा है क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, फिर इसके बाद एनआरवी कैसे निकालते हैं, और
चौथा है डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इन सब ये 6-7 पॉइंट आपको याद रखने हैं या फिर समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके साथ ही बाय बाय। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आपके एक अच्छी क्वालिटी के साथ आऊँगा, क्योंकि इस बार मेरे को पता है कि थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं है और मैं थोड़ा बहुत जल्दी में हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो क्षमा कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।